क्या होता है जब एक प्यार के रिश्ते में सब कुछ बहुत तेजी से खत्म होने लग जाए और प्यार की जगह नफरत लेने लगे। जैक और एडी की कहानी एक नॉर्मल लव स्टोरी नहीं थी। इन दोनों का रिश्ता शुरू तो प्यार से हुआ, लेकिन जल्द ही इनका रिलेशनशिप इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो गया कि हर दिन एक लड़ाई के साथ शुरू होता। उन्होंने अपने रिश्ते को संभालने के लिए अपनी लाइफ को एक नया चांस दिया, एक नया घर, एक नई शुरुआत। लेकिन क्या ये काफ़ी था? टेंशन बढ़ती गई, आर्ग्यूमेंट्स और ज़्यादा इंटेंस हो गए और प्यार के साथ साथ दोस्ती भी खत्म होने लगी। अब सवाल ये था कि इनकी ये कहानी किस तरफ जा रही है, एक नॉर्मल ब्रेकअप या फिर कुछ और? क्या इन दोनों का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा कि उसका अंजाम कुछ खतरनाक हो सकता है? और यही हुआ। एक रात सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन एक ऐसे तरीके से जो कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। जैक और एडी के बीच का ये प्यार इतने इंटेंस वायलेंस में बदल गया जो सबको हैरान करके रख देगा। जैक वोवेन और एडी हॉल की ये कहानी कैटरीना नाम के एक तूफान से शुरू होती है, जिसने यूनाइटेड स्टेट्स के न्यू ऑर्लियंस शहर में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। पहले न्यू ऑर्लियंस की पॉपुलेशन 4.8 लाख थी, जो कि जस्ट एक साल बाद 2.8 लाख पर बची। बिल्डिंग्स अपनी जगह से उखड़ गई थी और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। इतनी तबाही की कहानी बयां करना शायद मुश्किल है, पर ऐसे में एक लव स्टोरी की शुरुआत हुई, जैक और एडी का रिलेशनशिप। एक ऐसी कहानी जो शायद सुनने में तो फिल्मी लगे, बट इसकी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं थी। अक्सर जब रिलेशनशिप बहुत बुरे इंटेंस कंडीशन से शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी वो बिखर भी जाते हैं। सेम इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। 17 अक्टूबर 2006 की रात 8:30 बजे न्यू ऑर्लियंस की पुलिस को एक चौंकाने वाला कॉल आता है। ये कॉल ओमनी रॉयल होटल के एक स्टाफ मेंबर का था। वो गेस्ट सीधे 7th फ्लोर से नीचे गिरा और पार्किंग गैराज में जा गिरा। जिस तरह से ये हादसा हुआ, ठीक उसी तरह से उसका अंजाम भी था। उसकी मौत ठीक उसी वक्त हो गई। जांच करते हुए डिटेक्टिव्स को ये जल्दी ही पता चल गया कि आखिर ये आदमी कौन था, क्योंकि उस आदमी ने जंप करने से पहले अपने पॉकेट में एक प्लास्टिक बैग रखा हुआ था। इस प्लास्टिक बैग में एक छोटी सी चाबी और एक चिट्ठी थी, जो कि ये बताता था कि वो आदमी पहले कहीं फौज में था। इस मौत के राज पहले से ही अजीब लग रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने उस चिट्ठी को खोला तो उन्हें पता चला कि ये कहानी तो अभी शुरू ही हुई थी। सबके मन में ये सवाल था कि आखिर उस चिट्ठी में क्या लिखा था। जब पुलिस ने ये चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था, ये कोई हादसा नहीं, मैंने अपनी जान इसलिए ली क्योंकि मैंने एक और जान ली थी। तुम्हें मेरे अपार्टमेंट जाना होगा, 826 रैमफोर्ड स्ट्रीट। जितना पुलिस ने उस चिट्ठी को पढ़ा, उससे उनको ये समझ में आ गया था कि उनका सामना एक खौफनाक सच से होने वाला है। लेकिन आखिर वो कौन था जिसे ये आदमी मारने की बात कर रहा था? लेकिन इसका पता कैसे चलेगा? इतना ज़रूर था कि पुलिस के पास एक एड्रेस और एक नाम था, जैक वोवेन 28 साल का फौजी। और जैसे ही उसका नाम कंफर्म हुआ, सब लोगों का शक उसकी गर्लफ्रेंड पर गया, जो कि 12 दिन से लापता थी। लेकिन इस चिट्ठी का सच जानने से पहले हम जानते हैं कि आखिर जैक वोवेन और एडी कौन थे। जैक वोवेन का जन्म 15 मई 1978 बेकर्सफील्ड कैलिफोर्निया में हुआ। छोटे से ही उसकी जिंदगी डिप्रेशन से भरी हुई थी। जैक को अपनी लो सेल्फ स्टीम और डिप्रेशन से जूझना पड़ा, जो उसके साथ उसकी जवानी में भी बने रहे। जब वो 12 साल का था तो उसने न्यू ऑर्लियंस शहर में अपने पिता के साथ शिफ्ट किया और स्कूल बदलते हुए अपने दोस्तों को छोड़ दिया। उसकी पढ़ाई काफी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसे इस बात की चिंता ही नहीं थी। 18 साल की एज में जैक ने बारटेंडर का काम शुरू किया, जहां उसने अपने आप को काफी कंफर्टेबल महसूस पाया। हालांकि उसकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, पर फिर भी उसको ये काम आसान और सोशल लगा। इसी बीच जैक की मुलाकात एक औरत लाना से हुई, जो कि उससे एज में काफी ज्यादा बड़ी थी। इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और फिर कुछ बच्चे भी हुए।
जैक ने अपनी बढ़ती हुई फैमिली को सपोर्ट करने के लिए फौज में ज्वाइन किया और इराक और कोसोवो जैसी जगहों का टूर किया। अपनी सर्विस के दौरान उसने काफ़ी सारे मेडल्स जीते, लेकिन इसी बीच उसने काफ़ी सारे भयानक इंसिडेंट्स भी देखे। ऐसा कहा जाता है कि उसने इराक में कई सारे लोगों को मरते हुए देखा और उसकी सबसे यादगार यादों में से एक वो याद थी जब उसने एक पूरी फैमिली को बॉम्ब से उड़ते हुए देखा और जिससे वो कुछ ही दिनों पहले मिला था। आप शायद जानते होंगे कि फौजी लोग इस तरीके के एक्सपीरियंसेस के कारण PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार बनते हैं। अभी के लिए मैं इस पार्ट को यहीं पर रोकता हूँ, लेकिन हम दोबारा यहाँ पर देखेंगे। जैक को रिस्पेक्ट के साथ डिस्चार्ज नहीं दिया गया, बल्कि उसे सिर्फ एक नॉर्मल स्टाफ की तरह डिस्चार्ज किया और इस चीज़ को वो अपनी नाकामी समझता था। ये बात उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी और इस बात को उसने अपने दिल पर लगा कर रख लिया था। दोस्तों और परिवार ने देखा कि जब वो इराक से लौट कर आया तो अब उसका बिहेवियर बिल्कुल से बदल गया है। उसकी पर्सनैलिटी, बिहेवियर और मूड सब कुछ नेगेटिव हो गया और यही सारी चीज़ें जैक और लाना के बीच तलाक का कारण बन गई। इस डाइवोर्स से जैक का दिल पूरी तरीके से टूट चुका था, पर फिर एक दिन वो अगले और आखिरी प्यार से अनजाने में मिल गया। ये सब कुछ जुलाई 2005 में हुआ जब वो न्यू ऑर्लियंस में बारटेंडर का काम कर रहा था। जैक की जिंदगी में एड्रियाना हॉल का आना हुआ। दोनों के बीच पहली ही मुलाकात से केमिस्ट्री बन गई और धीमे धीमे वो दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए। एड्रियाना या एडी, जो कि जैक से कुछ साल बड़ी थी, वो बहुत ही क्रिएटिव लड़की थी। वो भी एक बारटेंडर ही थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में भी कुछ मुश्किलें थीं। रिपोर्ट के मुताबिक एडी को बाइपोलर डिसऑर्डर था, जिससे कि उसकी हेल्थ कंडीशन काफ़ी ख़राब रहती थी। वो जब कभी भी अपनी दवाइयों का मिसयूज़ करती तो उसको हेल्थ कंडीशन में काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती। एडी बहुत ही क्रिएटिव थी। उसे डांस करना, कहानी लिखना और ना जाने क्या क्या शौक थे। वो बार में बैठती और लोगों से खुल मिलकर बातें करती। लेकिन जैक की तरह एडी भी कभी कभी अल्कोहल और ड्रग्स का इस्तेमाल करती। आप सोच सकते हो कि इनका रिलेशनशिप कैसा होगा। दोनों ही बहुत ज़्यादा डैमेज थे और उन दोनों को ही नहीं पता था कि वो अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करें। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और अनएक्सपेक्टेड एक्सप्लोजिव चीज़ें करते थे। इसी वजह से उनकी एक्साइटमेंट और प्यार बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव था। उनके दोस्तों को ये याद है कि वो अक्सर बहुत ज़्यादा झगड़े करते थे। ये रिलेशनशिप तब और भी ज़्यादा इंटेंस हो गया जब कैटरीना तूफान आया। 24 अगस्त 2005 को तूफान आने की वार्निंग दी गई और जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे तूफान की इंटेंसिटी भी बढ़ती चली गई। न्यू ऑर्लियंस के शहर के लोगों को इवैक्यूएशन के लिए कहा गया, जिसके कारण सभी लोगों के बीच भगदड़ मच गई और हाईवे पर जाम लग गया। 28 अगस्त को जब तूफान खत्म हुआ तब 80% से ज़्यादा शहर बर्बाद हो चुका था। पर इन सब के बीच भी जैक और एडी ने अपने शहर न्यू ऑर्लियंस को नहीं छोड़ा। उन्होंने इस पूरे डिजास्टर के बीच एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और इसी कारण से ये उनके रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत हुई। ना सिर्फ उन्होंने सरवाइव किया बल्कि दूसरे लोगों की भी उन्होंने मदद की। उन्होंने अपनी स्ट्रीट पर एक बोनफायर लगाया जहाँ पर वो लोगों को खाना बनाकर खुश करते थे। उनके इन एफर्ट्स ने उनको लोकल कम्युनिटी का हीरो बना दिया था। लेकिन जैसे जैसे न्यू ऑर्लियंस शहर नॉर्मल होने लगा वैसे वैसे उनका रिलेशनशिप भी पहले की तरह ही सेम उसी इंटेंस कंडीशन की ओर जाने लगा। जब वो अपनी नई जिंदगी में वापस आए तो उनकी खुशियां एक एक करके खत्म होने लगी। उनके झगड़े अक्सर दोस्तों के सामने होते। एडी को जैक के बच्चे पसंद नहीं आते थे और ये बात जैक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। धीमे धीमे उनके ड्रग और अल्कोहल के इंटेंसिटीज बढ़ते चले गए। 1 साल के बाद उन्होंने सोचा कि जब दोनों साथ में रहेंगे तो शायद उनके रिलेशनशिप कुछ अच्छा हो सकता है। तो फिर उन्होंने 826 रैमफोर्ड स्ट्रीट पर स्विच किया। लोगों का कहना था कि ये घर एक पुराना टेम्पल है जहाँ पर कुछ डार्क फोर्सेस रहती हैं, जिसके कारण उनके रिलेशनशिप पर असर पड़ रहा है। जैक और एडी दोनों उस घर में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रह रहे थे। लेकिन कुछ दिन बाद सडनली एडी ने लैंडलॉर्ड से कांटेक्ट किया, ये पूछते हुए कि क्या वो जैक को इस कॉन्ट्रैक्ट से हटा सकती है। एडी को शक था कि जैक उसे धोखा दे रहा है और अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। लेकिन लैंडलॉर्ड ने उसकी ये बात रिजेक्ट कर दी और कहा कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो एडी जैक से मिलने को जाती है। किसी ने नहीं सोचा था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि 4 अक्टूबर 2006 को एडी गायब हो गई। लोगों का कहना था कि एडी ने जैक से बात की और उसे घर से निकाल दिया, लेकिन जैक के पास एक अलग ही प्लान था और अब वो बस खुद को सेफ महसूस कराना चाहती थी। लेकिन फिर 5 अक्टूबर की सुबह 1 बजे
जैक ने एंडी को खत्म कर दिया और फिर उसकी लाश के पास ही सो गया। जब उसने आंखें खोली तो उसने वो किया जो सबके समझ से परे था। उसके बाद जस्ट नॉर्मली जैसे कुछ हुआ ही नहीं वो वापस अपने काम पर गया। उसने अपने दोस्तों को बोला कि एडी उसे छोड़कर नॉर्थ कैरोलिना चली गई है। दिन बीतते गए और जैक ने फिर अपने डेडली प्लान पर फोकस करना शुरू किया। उसने एडी की लाश को डिसमेंबर किया, बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग डिसमेंबर करके स्टोव, एसी और अलग अलग जगह पर रखा। उसने सोचा कि अब इस बॉडी को जल्दी से जल्दी डिस्पोज करना होगा, लेकिन जब काम बढ़ा दिखाई दिया तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस बॉडी को छुपा कर रखूं। उसने लगातार अपने घर के एसी 15 डिग्री सेल्सियस पर चालू रखे। 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक उसने अपने पूरे बैंक का बैलेंस खर्च कर दिया। अराउंड $1500 उसने ड्रग्स और अल्कोहल में वेस्ट कर दिए और जब उसका बैंक बैलेंस 0 हो गया तो उसने खुद को खत्म करने का सोचा। अपने आखिरी दिनों में जैक ने एडी की डायरी में एक एंट्री छोड़ी। उसने लिखा, आज है 16 अक्टूबर सुबह 2 बजे। मैंने उसे 5 अक्टूबर सुबह 1 बजे मारा। ये काम बहुत जल्दी हो गया। मैंने सोचा कि मैं किस तरह से इतना बेचारा बन गया हूँ, लेकिन मुझे कोई रिमोर्स नहीं है। मैंने डिसाइड किया कि अपनी ज़िंदगी का मज़ा लेना है और ख़ुद को ख़त्म करना है, इसलिए मैंने इस सब का मज़ा लिया। अब समय आ गया है। जैक ने अपनी दीवारों के अपार्टमेंट पर कुछ ऐसे शब्द लिखे, आई एम अ टोटल फेलियर, और दूसरी तरफ लुक इन द ओवन उसने लिखा, कॉल अनाना वोवन एंड आई लव हर। इन सब के बाद जैक ने ओमनी रॉयल होटल की तरफ अपने कदम बढ़ाए, जहां उसने बार में बैठकर काफ़ी सारी ड्रिंक्स ली और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा। एंड 8:30 बजे उसने अपने लाइफ को एंड कर दिया। जब पुलिस ने उसे ढूंढा तो उसकी बॉडी से एक चाबी और एक चिट्ठी मिली और उस चिट्ठी में सेम वही चीज़ लिखी थी जो मैंने इस केस के शुरुआत में आपको बताया था। ऑफिसर्स ने एडी के बॉडी पार्ट्स को अपार्टमेंट में पाया और जैक के डरावने शब्दों को दीवार पर स्प्रे पेंटेड देखा। जैक के मरने के बाद कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं हुई, लेकिन इस कहानी में कुछ इंटरेस्टिंग साइड नोट्स हैं जिस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। जैक का बचपन कैसा था ये आप सबको पता है, लेकिन उसकी मिलिट्री सर्विसेज उसके पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती। उसने अपने सर्विसेज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस लोगों की देखी। वो जिन लोगों से मिलता था नेक्स्ट डे उन लोगों की मौत हो जाती थी और इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा सीवियर PTSD में बदल गया। इस वल्नरेबल स्टेट में होते हुए जैक ने कंडीशंस को समझ नहीं पाया और एडी की ये हालत कर दी। आज का केस यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते शायद 2 वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।